अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 522 द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 12 करेंगे। लेक्चर नंबर 11 में हमने पाकिस्तान की अर्ली प्रॉब्लम्स का जायज़ा लिया था। हमने देखा था कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी, तकरीबन 6 to 7 मिलियन मुहाजिरीन की आमद हुई और उनकी आबादकारी और कायदे-ए-आज़म का उनके लिए हिम्मत पैगाम। फिर डिवीजन्स ऑफ एसेट में पाकिस्तान के 750 मिलियन रुपीज़ का हिस्सा था, इंडिया की 550 मिलियन की रुकावट और गांधी की भूख हड़ताल और मिलिट्री एसेट्स में नाइंसाफ़ी। फिर हमने रेड क्लिफ अवार्ड को देखा था जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके जैसे कि गुरदासपुर और फिरोजपुर इंडिया को मिले थे, जिसकी वजह से कश्मीर का लैंड रूट इंडिया के हाथ आ गया। फिर हमने वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा कि इंडिया ने अप्रैल 1948 में पानी बंद कर दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी जिसे 1960 के तहत वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को मिले। उसके बाद हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी जिनमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के तनाज़ात और इंडिया का डबल स्टैंडर्ड। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स देखी जिनमें सिविल सर्वेंट्स की कमी थी, कैपिटल का मसला था और जिन्ना 1948 और लियाकत अली खान 1951 की वफात से क़यादत का खलल, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का फासला। फिर इन सब मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान को अपना निज़ाम चलाना था। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन, और वो बुनियादी दस्तूर जो ये तय करता है कि हुकूमत कैसे बनेगी, ताकत किसके पास होगी और शहरियों के हकूक़ क्या होंगे। आज का लेक्चर नंबर 12 हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसकी कितनी टाइप होती हैं और इसकी क्या अहमियत है। ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल की हिस्ट्री को समझने के लिए ये लेक्चर ज़रूरी है। तो ये लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रियात यानी कि थ्योरेटिकल और बुनियादी पहलुओं को समझाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें लैटिन लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूटो से लेकर थॉमस पाइन और एवी डेसी की मशहूर तारीफ़ें। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स देखेंगे जिसकी रिटन और अनरिटन होती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स होते हैं जिसमें सुप्रीमेसी, फेडरल, यूनिटरी, ये हम देखेंगे आगे चल के। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की इस अहमियत को देखेंगे और यूएसए, यूके, इंडिया और पाकिस्तान की एग्जाम्पल से ये इसको समझा जाएगा। तो हम पहले देखते हैं इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन को। तो द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम लैटिन कॉन्स्टिट्यूटिव मीनिंग अरेंजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और रेगुलेशन। इन सिंपल टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री दैट एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। इसको देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन लफ्ज़ लैटिन का लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूटो से निकला है जिसका मतलब होता है बंदोबस्त करना, क़याम या इंतज़ाम करना। और सिंपल अल्फाज में यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मुल्क की बुनियादी कानूनी ढांचा या फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि हुकूमत कैसे चलेगी, ताकत किसके पास होगी और शहरियों के क्या हकूक़ होंगे। किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वो मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जो कि लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने वाले अदारे और एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून को लागू करने वाले अदारे और जस्टिस इंसाफ करने वाले अदारे को बनाकर उनकी ताकतें मुतय्यन करती है। हुकूमत और आवाम को दरमियान तल्लुक़ को रेगुलेट करती है। अभी हम कुछ इसकी फेमस डेफिनेशंस को देखेंगे। तो इसमें पहली है फेमस डेफिनेशन बाय थॉमस पाइन। इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट बट ऑफ अ पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमत का काम नहीं बल्कि अवाम का वो काम है जिसके ज़रिए वो हुकूमत को क़याम करती हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की असल मालिक पीपल्स यानी अवाम होती है, हुकूमत नहीं है। हुकूमत तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिदमत गुजार यानी कि सर्वेंट है। अवाम ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई ताकि हुकूमत को काबू में रखा जाए और उसे जालिम यानी अपरवज़ीव होने से रोका जाए, और आखिरी इख्तियार अवाम के हाथ में है। फिर नेक्स्ट है एवी डाइसे, ये फेमस डेफिनेशन इनकी तरफ से कि द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंक्लूड्स ऑल रूल विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन और द एक्सरसाइज ऑफ द सोवरेन पावर इन द स्टेट। इसका मतलब है कि आइनी कानून में वो तमाम कवायद शामिल हैं जो सीधा या बिलवास्ता तौर पर रियासत में आला ताकत की तकसीम या इस्तेमाल के को मुतासर करते हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे रूल्स आते हैं जो ये बताते हैं कि ताकत कैसे बांटी जाएगी और कैसे इस्तेमाल की जाएगी। इसकी जनरल डेफिनेशन देखें तो मुल्क के सबसे आला और बुनियादी कानून जो अवाम और उनके नुमाइंदों ने बनाए हों, जो हुकूमत का ढांचा क़याम करते हों, इदारों में ताकत तकसीम करें, हाकिमों और महकूमों के तल्लुक़ को रेगुलेट करें और शहरियों के बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों की हिफाजत करें। हर कानून, हर हुकूमती अमल और हर अदालत फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। जो कानून या अमल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी करे वो कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है और कई ममालिक में इनवैलिड यानी नाजायज़ करार दिया जा सकता है। फिर हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कॉन्स्टिट्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, ये आप याद रखिएगा, जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कोडिफाइड इन अ सिंगल और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ के इन मुल्कों में ये रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कोडिफाइड इन अ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कस्टम स्टेचूज कन्वेंशंस लाइक यूनाइटेड किंगडम। यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ होता है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ होता है। हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक स्पेसिफिक टाइम पर
कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली या किसी खास बॉडी के ज़रिए ड्राफ्ट करके एक ही डॉक्यूमेंट या चंद डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में नाफिज किया जाता है। इसमें की करैक्टरिस्टिक्स में होते हैं कि डिटेल्स सिस्टमेटिक होता है, कोडिफाइड होता है यानी कि मरतब होता है और सब कुछ साफ लफ्ज़ों में लिखा होता है। इसमें सुप्रीमेसी आमतौर पर ये मुल्क का सबसे आला कानून होता है और तमाम दीगर कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। इसकी अगर हम डेफिनेशंस में इसकी एग्जांपल्स में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 1787 में ड्राफ्ट हुआ और 1789 में नाफिज हुआ था। दुनिया के सबसे पुराने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक मुख्तसर फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर्स पर जोर और पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें इस्लामी जमहूरिया, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम और फंडामेंटल राइट्स और इस्लाम के किरदार पर सुप्रीम कोर्ट और इसकी बालादस्ती को यकीनी बनाती थी। इंडिया में 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेडरल पार्लियामेंट्री और उसके बाद फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एडवांटेजेस हैं जिसमें कि क्लैरिटी और सर्टेनिटी होती है कि शहरी पढ़कर जान सकते हैं कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनकी हुकूमत को कैसे काम करना चाहिए। और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हुकूमत को मनमानी से रोकती हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की हदूद में बंधी होती हैं। अभी हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक ही डॉक्यूमेंट में मुरतब नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ दस्तावेज़ात, कवानीन, अदालती फ़ैसले और रिवायात और रस्म व रिवाज से मिलकर बनता है जो कि लंबे अरसे में तश्कील पाते हैं। इसकी खसूसियत में हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लिखा ही नहीं गया, मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कोई एक मुरतब किताब नहीं है जैसे कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल में होती है। इसकी एग्जांपल्स में देखें तो एग्जांपल इसकी यूके ही है, यहाँ पर दी हुई पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट सबसे आला कानूनी अथॉरिटी है, वो किसी भी कानून को बनाकर ही ख़त्म कर सकती है। कोई आला कानून नहीं जिसे पार्लियामेंट चेंज ना कर सके। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फ़ायदे नुकसान भी होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक होती है कि बदलते वक्त और नए चैलेंजेस के साथ आसानी से ढाल सकती है और कोई मुश्किल अमेंडमेंट प्रोसेस हो सकती है। लेकिन अनसर्टेनिटी भी होती है कि आम शहरी के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में क्या कहता है और क्या वो कोई दस्तावेज़ात और रिवायात में बिखरा होता है। ये उसके बाद हम फीचर्स देखें कॉन्स्टिट्यूशन के तो इसमें पहला होता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन की बालादस्ती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का सबसे आला कानून होता है, कोई शख्स, इदारा या कानून इससे ऊपर नहीं होता। यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान की लिखी हुई कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर इसे आला कानून का नाम दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का डॉक्ट्रिन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट आला कानून अथॉरिटी हैं, वो जो चाहे कानून बना सकते हैं और बदल सकते हैं, इसलिए यूके में कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। ये एक यूनिक फीचर है। फिर हम फंडामेंटल लॉ एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादी कानून है, दीगर तमाम कवानीन अपनी आवाज़ इसी से हासिल करते हैं। ये सियासी निज़ाम की इस्तकामत यानी कि स्टेबिलिटी और तसलसल यानी कि कंटिन्यूटी देती है। फिर हम देखें कि हुकूमतें इलेक्शन के बाद बदलती रहती हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वही रहता है, खेल के बुनियादी कवायद वही रहते हैं। चाहे यूएसए का 1789 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया का 1950 का हो और यहाँ पाकिस्तान का 1973 का। ये यूके की सदियों पुरानी रिवायत है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करता है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ पावर्स फेडरल एंड यूनिटरी देखें तो जिसमें जो फेडरल यानी कि वफाकी होती है, ये ताकत मरकज़ी हुकूमत यानी कि सेंट्रल इलाके और हुकूमतों प्रोविंस के दरमियान तकसीम होती है। दोनों अपनी अपनी हदूद में खुद मुख्तार होते हैं। इसमें यूएसए जो है उसका क्लासिकल फेडरेट, इंडिया कोसी फेडरल सेंटर थोड़ा ज़्यादा ताकतवर और पाकिस्तान का फेडरल जो है ना ताकत सेंटर में है, 4 सूबों में तकसीम है। इसमें हम इसकी यूनिटरी होती है कि पूरी ताकत मरकज़ी हुकूमत के पास होती है, इलाके हुकूमतें अपना अख्तियार मरकज़ से अखज़ करती हैं। यूनाइटेड किंगडम इसकी बेहतरीन मिसाल है कि यूनाइटेड किंगडम सेपरेशन ऑफ पावर्स में देखें तो ये अकीदा मोंटेस्क्यू ने पेश किया था कि कानूनी साजी यानी कि लेजिस्लेचर कानून के नाफिज, एग्जीक्यूटिव और कवानीन की तशरीह और इंसाफ यानी कि जस्टिस, ये तीनों अलग अलग इदारों के सुपुर्द होने चाहिए ताकि ताकत किसी एक की जगह ना जाए। यूएसए सख्त सेपरेशन ऑफ पावर और कांग्रेस कानून बनाती है, प्रेसिडेंट नाफिज करती है और सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है। कोई एक ब्रांच का फ़र्द दूसरी ब्रांच का हिस्सा नहीं बन सकता। पाकिस्तान और इंडिया भी सेपरेशन ऑफ पावर ही है लेकिन पार्लियामेंट्री निज़ाम की वजह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का थोड़ा मेल होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पार्लियामेंट से आते हैं। हम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो रिजिड बात है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली अमेंडमेंट के लिए ख़ास और मुश्किल तरीक़ाकार अपनाना पड़ता है।
मिसालें कि यूएसए में 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस प्लस 3/4 स्टेट्स की तस्दीक। इंडिया आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी कुछ अमूर में हाफ स्टेट्स की तस्दीक। लेकिन पाकिस्तान में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में तफसीली अमेंडमेंट प्रोसेस है। अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आसान अमेंडमेंट आम कानून की तरह ही सिंपल मेजॉरिटी से तब्दीली की जा सकती है। यूनाइटेड किंगडम में ही इसकी मिसाल है कि पार्लियामेंट किसी भी आईनी कायदे के आम कानून के पास कर सके बदल सकती है। बिल ऑफ राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स देखें तो जदीद कॉन्स्टिट्यूशन में शहरियों के बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों की एक फहरिस्त होती है जिसकी हिफाजत की जा सकती है और जिसे हुकूमत आसानी से छीन नहीं सकती। यूएसए में बिल ऑफ राइट्स यानी कि फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आज़ादी इजहार, मजहब, प्रेस, इजलास और मुंसफाना मुकदमा। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ज़िंदगी का हक, आज़ादी, मसावत, इजहार ख्याल का आज़ादी, उसके बाद मकबूल पाबंदियाँ और इस्लामी असूल के साथ कुछ लगाई गई हैं। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स तफसीली हैं। सुप्रीमेसी कोर्ट इनकी पाबंद है और इनकी पासबान भी है। फिर हम पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में देखें तो जो प्रेसिडेंशियल है वो प्रेसिडेंशियल सदर मुल्क भी है और सदर हुकूमत भी। वो लेजिस्लेचर से अलग मुंतखब होता है और लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह नहीं होता, मुकर्रर मुद्दत तक रहता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी कि सदर हुकूमत। पार्लियामेंट्री में अक्सरियत पार्टी के लीडर होते हैं और पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया जा सकता है और सदर मुल्क जो कि प्रेसिडेंट या मोनरज आमतौर पर रस्मी होता है। इसका हम जस्टिशियल रिव्यू देखें तो अदालतों का ये इख्तियार है कि वो कवानीन और हुकूमती अमल के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुताबिकत का जायज़ा ले सकें। यूएसए में बहुत ताकतवर जस्टिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट कानून के गैर आइनी करार दे सकती हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी ये इख्तियार रखती है कि वो किसी भी आइन और कानून की पासबानी का ख्याल रखें। इंडिया में बहुत जस्टिशियल रिव्यू मौजूद हैं। यूके जस्टिशियल रिव्यू मौजूद है लेकिन कोर्ट्स पार्लियामेंट के एक्ट को रद्द नहीं कर सकता। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की वजह से सिर्फ हुकूमत अमल का जायजा ले सकती है। फिर हम देखते हैं प्रीमेबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कई लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज प्रीमेबल से होता है कि जो कि मुल्क के मकसद और असूल बयान करते हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन प्रीमेबल में अल्लाह की बालादस्ती यानी कि सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह और जमहूरियत, आज़ादी, मसावत के असूल बयान है। यूएसए में छोटा मगर ताकतवर प्रीमेबल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मकसद को बताता है। इंडिया में प्रीमेबल इंडिया को सोवरेंट सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करार देती है। यूके कोई एक मुरतब प्रीमेबल नहीं है। हम सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें यानी कॉन्स्टिट्यूशन की या आइन की अहमियत क्या है तो ये सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी होती है। ये लेजिटिमेसी का जरिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमत के कानूनी और अखलाकी जवाज़ात देती है जो कि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करे वो आवाम के नज़दीक जायज़ समझी जाती है। यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान यूके सब में हुकूमत अपनी इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन से ही आगाज़ करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि इदारे कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे और आपस में उनके ताल्लुक क्या होगा। ये भी तरतीबी से निज़ाम को कायम करती है, चाहे यूएसए का फेडरल ढांचा हो, यूके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या इंडिया पाकिस्तान का कॉम्प्लेक्स निज़ाम। कॉन्स्टिट्यूशन ही ब्लरप्रिंट है। हम देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देकर कॉन्स्टिट्यूशन शहरियों के लिए एक शील्ड का काम करती है ताकि हुकूमत अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिर हम लिमिट्स दी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स गवर्नमेंट पावर एंड प्रिवेंट्स टायरनी। इसमें यह था कि ताकतें अलग अलग इदारों में तकसीम करके सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस फ्राहम कर रही थी और हकूक़ को गारंटी देकर कॉन्स्टिट्यूशन की बात को यकीनी बनाती हैं कि कोई एक शख्स या कोई एक ग्रोह जो है ना वो आल सबसे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। फिर ये देता है कि आइन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी देता है, मतलब कि हुकूमतें इलेक्शन के बाद बदलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कायम रहता है। इस तसलसल से कौमी इस्तेहकाम बरकरार रहता है। कारोबार, इदारे और शहरी अपनी ज़िंदगी मनसूबाबंदी इसी यकीन के साथ बना सकते हैं कि इस बुनियादी कवायद नहीं बदलेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है तो इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई फ्रोज़न दस्तावेज़ नहीं है। ये समाजी इंसाफ और तरक्की के ज़रिया हो सकती है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी असूल समाज और इंसाफ पर जोर देती है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के ज़रिए तमाम नस्लों और जिनसों के लिए हकूक़ बढ़ाए गए हैं। फिर हम नेशनल यूनिटी एंड आइडेंटिटी में देखें तो मुश्तरका कीमत, मकासद और कवायद मुकर्रर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ लोगों को एक कौमी दायरे में बांधता है। इंडिया जैसे वसी और बड़े मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की कौमी यकजहती और दस्तावेज़ात की पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी जमहूरियत रियासत की मुश्तरका ख्वाहिश की गारंटी देती है कि सब लोग
अच्छे ऊंचे से नीचे ओहदेदार भी कानून के सामने बराबर रहें और कोई मनमानी नहीं कर सके। ये सबसे मुकर्रर कवायद और तरीक़ों के मुताबिक होगा। इसमें कंक्लूजन है, तो इन कंक्लूजन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोल ऑफ नेशन, या कॉन्स्टिट्यूशन कौम की रूह है। ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ात या रिवायत का मजमूआ नहीं है, बल्कि ज़िंदा ढांचा यानी कि लिविंग फ्रेमवर्क है जो कि रियासत को ज़िंदगी देता है। हमने सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी कानून जो कि अवाम बनाकर अपनी हुकूमत को काबू में रखने के लिए अपनाया गया है, ये थॉमस पाइन ने कहा था। इसके दो बड़े इकसाम हमने देखे, जिसमें रिटर्न था जो कि यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान में यूज़ होता है, और जबकि अनरिटर्न यूके में यूज़ होता है। इसके हमने कुछ फीचर्स देखे थे, जिसमें सुप्रीमेसी, फेडरल यूनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, फिर फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा, फिर हमने जस्टिस रिव्यू देखा, फिर हमने प्रीमेबल देखा। और कॉन्स्टिट्यूशनल की अहमियत, लेजिटिमेसी, फ्रेमवर्क, राइट्स, स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कौमी यकजहती में। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था। बुनियादी कानून जो है हुकूमत का ढांचा कायम करती है, ताकत तकसीम करे और हकूक़ की हिफाजत करे, जिसे जो, और ये लैटिन लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूटो से निकला था। फिर पाइन ने जो इसकी डेफिनेशन की थी, कॉन्स्टिट्यूशन अवाम के काम और हुकूमत का नहीं है। फिर डायसी ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे रूल हैं जो कि ताकत को तकसीम और इस्तेमाल के मुताबिक। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि एक मुरतब किताब होती है, जैसे कि यूएसए का जो 1789 वाला है, इंडिया का 1950 का और पाकिस्तान का 1973 का। इसके कुछ हमने बेनिफिट्स देखे थे कि ये क्लियर होता है और स्टेबलिटी होता है। और फिर हमने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा कि कई ज़रिए से मिलकर बने, जिसमें यूके है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, और नुकसान ये होता है कि इसकी अनसर्टेनिटी रहती है। फिर हमने डिफरेंट फीचर देखे, जिसमें सुप्रीमेसी थी, कॉन्स्टिट्यूशन आला कानून है, यूके में पार्लियामेंट सुप्रीमेस है। फिर हमने फंडामेंटल लॉ देखा कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देती है। फिर हमने फेडरल यूनिटरी देखी, जिसमें यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान और फेडरल यूके यूनिटरी हैं। फिर हमने सेपरेशन ऑफ पावर देखी, जिसमें मोंटेस्क्यू का अकीदा था कि यूएसए अकीदा, फिर यूएसए सख्त और बाकी माहौल। फिर हमने रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी देखी कि यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान रिजिड यूज़ करते हैं, जबकि यूके फ्लेक्सिबल यूज़ करता है। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स देखे कि यूएसए बिल ऑफ राइट्स, पाकिस्तान 1973 में राइट्स हैं, और इंडिया में प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने देखा कि यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूज़ करता है, यूके, इंडिया और पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर हमने जस्टिस रिव्यू देखा कि अदालतों को कानून का चेक करने का इख्तियार होता है। फिर हमने प्रीमेबल देखा कि मकासद का ऐलान, जो कि पाकिस्तान में अल्लाह की बालादस्ती है। फिर हमने सिग्निफिकेंस, लेजिटिमेसी देती है, गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क देती है, राइट्स की हिफाजत करती है, ताकत का सीमा बंद करती है, स्टेबिलिटी देती है, सोशल चेंज के ज़रिए कौमी वहदत का पैगाम देती है, और रूल ऑफ लॉ क़याम करती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।